नमस्कार पढ़ंतु। मैं जीके साहू द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट्री का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि आपका CGACF रेंजर का जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत पेपर 2 में शामिल है और जिसकी तैयारी हमारे इस चैनल पर निःशुल्क कराई जा रही है और ऑलमोस्ट सारा जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो लेक्चर्स जो है उस देख करके उससे आप लाभ ले सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी कि वन क्षेत्र मिति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका अगला पार्ट लेकर के आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहूँगा। जो छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा जो है उसकी तैयारी तो हम यहाँ पर निःशुल्क करवा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ पेड क्लासेस भी हमने चालू किए हैं और द पढ़ंतु क्लासेस की पूरी टीम का एक ही उद्देश्य है कि न्यूनतम शुल्क में आपको जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और उसी उद्देश्य के साथ CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस हम ले रहे हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, क्लासेस चल रही हैं और इसमें मुख्य रूप से आपके 4 कोर्सेज हैं। मुख्य रूप से एक तो प्रीलिम्स की कोर्सेज हैं, दूसरा इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें प्री प्लस मेंस आपको शुरुआत से ही आपको एक साथ सारे लेक्चर मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी। ओके, यानी कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स है। और वहीं मेंस का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैचेस हैं हमारे पास और उसके अनुसार आपको टॉपिक वाइज और लेक्चर वाइज हम PDF नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, जो कि दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है। और ये दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है ना। और साथ ही साथ आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी लगेंगी और क्लास टेस्ट भी होगा बिल्कुल PSC के पैटर्न के हिसाब से। दोनों ही टेस्ट होंगे, जिसका प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। ओके, और बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे मेंस की जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो या फिर क्लास टेस्ट में चेक करना है कॉपी या फिर आपको अपनी कॉपी चेक करवानी है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है और PDF स्कैन करके आप हमको वो कॉपी अपनी प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास भेजेंगे और उसको हम लोग एक वीडियो मैसेज के माध्यम से उसको चेक करके आपको प्लस माइनस उसमें हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए जो भी आप प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं CGPSC की। ठीक है, चलिए वन क्षेत्र मिति प्रारंभ करते हैं। फॉरेस्ट मेंसुरेशन लास्ट क्लासेस में कुछ भाग हम लोगों ने देखा था, आज इस कुछ आगे भाग हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रीज। ओके, कि कैसे वृक्ष की मात्रा का हम मापन करेंगे या आयतन हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए वृक्ष की मात्रा का मापन करने के लिए हम 2 चीजें यहाँ पर ध्यान में देते हैं कि वृक्ष के तने का आयतन और दूसरा वृक्ष की शाखाओं का आयतन। इन दोनों को मिला करके हम पूरे वृक्ष का आयतन या वृक्ष की मात्रा का मापन करते हैं। क्लियर है। तना यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टेम वुड की और शाखाएं यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रांच वुड की। क्लियर है। अब देखो, जो तने का आयतन है या कहें कि द वॉल्यूम ऑफ द स्टेम वुड, अगर उसकी बात की जाए तो इसके 3 अलग अलग सेगमेंट होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी वृक्ष जो होता है वो वृक्ष जो है वो बेस से लेकर के टॉप तक यूनिफॉर्म साइज में नहीं होता, एक जैसा उसका आकार नहीं होता है। उसका आकार जो है मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो बेस में ज़्यादा फैला हुआ होता है। ठीक है, ज़्यादा उसका आकार होता है, आयतन होता है कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ जाते जाते वो जो वृक्ष है वो एक शंकु के आकार में आ जाता है, यानी कि उसका जो डायमीटर जो व्यास है वो बेस से लेकर के टॉप तक ऊपर तक कम होता जाता है। ठीक है, तो ये जो आकार हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके आधार पर किसी भी वृक्ष को 3 अलग अलग सेगमेंट में 3 अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। ओके, जो बेस वाला एरिया है उसका जो आकार है उसको नेलोइड आकार का माना जाता है। ठीक है, ये नेलोइड आकार बोलने का मतलब क्या, इसको यदि मैथमेटिकल फार्मूला से यदि हम लोग देखें तो नेलोइड शेप वो शेप होता है जिसमें क्या होता है कि बेस में व्यास बहुत ज्यादा होगा और उसके बाद फिर जो डायमीटर है वो बिल्कुल क्या होते जाता है, कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है।
ठीक है। तो ये नेलोइड शेप कहलाता है। मैथमेटिकली यदि फार्मूला देखा जाए इसका तो y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला से, ओके, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो मिडिल जो पोर्शन होता है किसी भी वृक्ष के तने का वो पैराबोलाइड फॉर्म में होता है या ठोस अनुवृत्त के फॉर्म में होता है, जिसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। और यदि ऊपर जाया जाए तो शंकु का फॉर्म आता है, ठीक है, कोन के शेप में आ जाता है, यानी कि अब एकदम बिल्कुल रेगुलरली जो डायमीटर है, व्यास है, वो बिल्कुल डिक्रीज होता जाता है और टॉप में सबसे कम होता है। तो इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में शंकु को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हम देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जो डायमीटर है वो डायमीटर बेस से लेकर के टॉप तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ टेपर है या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डायमीटर है, ठीक है, जो व्यास के कम होने की जो दर है उसको हम कहते हैं ट्री फॉर्म। क्या कहते हैं, ट्री फॉर्म, क्लियर है। द ट्री फॉर्म इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टेपर of a tree, or we can say the rate of decrease of diameter from the base to top of the tree. Is that clear? इसको ट्री फॉर्म कहा जाता है। और ट्री फॉर्म में तीन चीजें याद रखिए, नेलोइड, पैराबोलाइड और कोन, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आकार को समझने के लिए ये मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो तीन चीजें हो गई। तो किसी भी वृक्ष की मात्रा का मापन करने के लिए हम दो चीजों की मात्रा निकालेंगे या आयतन निकालेंगे, एक तो तने का आयतन, दूसरा शाखाओं का आयतन। तने का आयतन या द वॉल्यूम ऑफ स्टेम वुड, इसमें हम तीन सेगमेंट का आयतन निकाल करके उन तीनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे तो हमको निकल जाएगा क्या, तने का आयतन। जैसे शंकु का आयतन निकालना है तो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा सकता है, क्लियर है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन और द टॉप ऑफ द ट्री, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ द ट्री और द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री यदि पूछा जाए तो पाई एच इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 अपॉन 3, ठीक है। जहां पर देखिए जो कोन फॉर्म तो हम कह रहे हैं इसकी तुलना में ऊपर कोन के फॉर्म में है, लेकिन एग्जैक्ट यहां पर ऐसा नहीं आता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो सकता है लाइक दिस, ठीक, ऊपर का एरिया जो है, यानी कि ऊपर में भी कुछ आपका एक सरकमफेरेंस रहेगा, ऊपर भी एक व्यास रहेगा, ठीक है बात, ओके। तो ये जो R1 है ये आप जो है क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो त्रिज्या हो गई वो हो गया, और ये बेस की जो त्रिज्या है वो R2 है, और H जो है इस शंकु की हाइट है, क्लियर। इस तरीके से बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ कोन मेजरमेंट कर सकते हैं इस फार्मूले से। वैसे ही यहाँ पर हम देखें, अब देखिए डायमीटर, हाइट, ये मेजरमेंट करना तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। पैराबोलाइड का वॉल्यूम निकालना है तो पाई एच बाई 2 अंडर ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पैराबोलाइड है तो r1 जो है वो ये आपका एक वन एंड का की त्रिज्या हो गई और दूसरे एंड की त्रिज्या हो गई r2। इस तरीके से इसका भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। फिर नेलोइड आता है, नेलोइड फॉर्म के लिए जो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, h बाई 4 इंटू पाई rb स्क्वायर प्लस rb टू द पावर 4/3 ru टू द पावर 2/3 प्लस rb टू द पावर 2/3 इंटू ru टू द पावर 4/3 प्लस ru का स्क्वायर। ये क्या है बता दूं मैं आपको, ये जो फ्रस्ट्रम ऑफ नेलोइड आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें नेलोइड का जो टॉप पोर्शन है, इस टॉप पोर्शन का की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, ru, ठीक है, ru अपर पोर्शन के लिए, और rb जो है वो बेस की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग डायमीटर मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पर्टिकुलर एक लेंथ पे, ठीक है, इस सेगमेंट के लिए, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये h क्या है, h जो है पर्टिकुलर इसका हाइट है, अलग अलग सेगमेंट का हाइट है वो, ठीक है बात, ओके। तो इस तरीके से तीनों का वॉल्यूम हमको निकल जाएगा। इन तीनों वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए, आपको निकल जाएगा क्या, तने का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्टेम वुड। आई बात समझ में। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी वृक्ष की मात्रा का मापन करने के लिए हमको शाखा का आयतन भी हमको देखना है, ठीक है।
यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्रांच वुड। अब देखिए जो ब्रांचेस होती है, जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, ये तो इरेगुलर शेप का होता है और छोटी मोटी टहनियां होती हैं, कम डायमीटर ज़्यादा डायमीटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनरली जो फ्यूल की जो डिमांड है वो इन्हीं ब्रांच वुड से पूरी कर ली जाती है। तो फायर वुड के फॉर्म में उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जलाऊ लकड़ी के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो जलाऊ लकड़ी का जो ठोस आयतन है ना, ये जलाऊ लकड़ी का ठोस आयतन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप जो है ये मेथड को याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मेथड केवल याद रखने की आवश्यकता है। तो जलाऊ लकड़ी का जो ठोस आयतन है उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, एक है जाइलोमेट्रिक मेथड और दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ठीक है। जाइलोमेट्रिक ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जाइलोमीटर, है ना। जाइलोमीटर में मेनली हम लोग जो वाटर डिस्प्लेसमेंट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु को यदि हम पानी में डालेंगे तो क्या करेगा कि वो वस्तु अपनी एक जगह घेरेगी और वो क्या करेगी, उतने पानी को वहां पर डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो पानी का आयतन और वो लकड़ी का आयतन, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस सिद्धांत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जाइलोमेट्रिक मेथड के सहायता से उस जलाऊ लकड़ी का जो ठोस आयतन है, सॉलिड वॉल्यूम है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ द, ये जो कैपिटल W है, ठीक है, ये वेट ऑफ द जो फायर वुड है वो हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ द फायर वुड अपॉन जो वेट ऑफ द वाटर है वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये इतना चीज जो है यहाँ से हमको वॉल्यूम ऑफ दिस फायर वुड वो निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि जो लकड़ी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई आयतन में कितना भार है, ठीक है। तो यदि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो स्टैंडर्ड उस लकड़ी का हमको मालूम है, अलग अलग जाति प्रजाति के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो हमको मालूम है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं उस लकड़ी का वेट, उसका वजन डिवाइडेड बाय उसकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है बात, ओके। तो इन दो तरीकों से आप याद रखिए कि फायर वुड के यानी कि शाखा का आयतन हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ठीक। अब टोटल जो वृक्ष की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, तने का आयतन प्लस शाखा का आयतन। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए एक थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, वो थ्योरी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और वो थ्योरी क्या है, वो है मेड्जर थ्योरीज, या उसी को बोला जाता है गर्डर्स थ्योरी। इज दैट क्लियर। अब ये क्या है मैं आपको ये बता दूं, ये शेप आपको समझ में आ गया है, वृक्ष का आकार, तने का आकार, है ना। तो बस इसी से रिलेटेड है क्या, मेड्जर थ्योरी, ठीक है। देखिए जैसे एक जैसे दीवाल है, ठीक है, इस दीवाल में हम क्या करते हैं कि एक कील हम लोग यहाँ पे ठोक देते हैं, लाइक दिस, ये कील लगा हुआ है ना। तो अब देखिए कि इस कील का एक हिस्सा तो फ्री है, ठीक है, वहां पर कोई लोड है क्या, नहीं है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, दीवार में फिक्स है ना, ठीक, ओके। अब यदि मान ली जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कील है मान लीजिए कि बहुत लंबी है या बाहर ज़्यादा कुछ निकली हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको और स्थिरता प्रोवाइड करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। या फिर आजकल हम क्या करते हैं कि दीवार में जब ड्रिल करते हैं, ठीक है, तो ड्रिल करने के बाद उसमें प्लास्टिक का एक रिवेट डाल दिया जाता है, उसके ऊपर फिर कील को हम लोग ठोकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से पकड़ बनी रहे, ओके। तो वैसे ही क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ज़्यादा उसको बेस को और आधार प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये फिजिक्स के, यदि हम लोग भौतिकी की भाषा में बात करें तो इसको बोला जाता है कैंटिलीवर बीम। क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम, ओके, जिसका एक हिस्सा जो है वो फ्री होता है एक एंड, और दूसरा एंड जो है वो फिक्स होता है, उसको कैंटिलीवर बीम बोला जाता है, ठीक। तो ये जो मेड्जर थ्योरी है, इसमें मेड्जर ने क्या किया कि एक तो ये कि ये जो टैपर फॉर्म है ना इस वृक्ष का, इसको इन्होंने ही बताया, इसके वेरिएशन को कि किस तरीके से ये टैपर होता है या डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता है बेस से लेकर टॉप तक, ये कौन बताया, ये मेड्जर ने बताया। क्लियर है बात।
अब इन्होंने बोला कि ये जो वृक्ष होता है इसको हम एक कैंटिलीवर बीम मान सकते हैं। ओके, अ ट्री के टेपर फॉर्म के वेरिएशन को बताते हुए उन्होंने कहा कि ट्री जो है कैंटिलीवर बीम के जैसा होता है। ओके, जिसमें क्या होता है कि जो बेस वाला हिस्सा है वो फिक्स होता है, जमीन में फिक्स है कि नहीं, और ऊपर का हिस्सा क्या है, फ्री है। ओके, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जैसे कोई हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए जो कील है इसमें हमने कुछ फोटोग्राफ या तस्वीर ऐसे लटका दी, ठीक है, तो इसमें लोड आया तो फ्री साइड जो है उसमें लोड आया ना, उस लोड की वजह से हो सकता है कि क्या हो, ये जो कील आपको दिख रहा है ये इस तरीके से बेंड भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा लोड यदि पड़ता है तो इस तरीके से क्या होता है, ये बेंड होता है कि नहीं। तो वही चीज यहां पर कैसे डिफाइन किया गया मेट्जर के द्वारा कि जो विंड है, ये जो पवन है, ये जो वायु है, वो वायु जो है वो क्या करती है कि इस वृक्ष का जो क्राउन वाला जो पार्ट होता है, ठीक, इस क्राउन पर प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, और उस पवन की वजह से ये जो क्राउन आप देख रहे हो, ठीक है, वो उसमें झुकाव आएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेड़ है उसमें भी क्या होता है कि वो बेंड होने लगता है। ठीक है, अब उस बेंडिंग को रोकने के लिए या उस प्रेशर को झेलने के लिए जो वृक्ष है उसमें एक अनुकूलन होता है। क्या होता है कि जो बेस वाला हिस्सा है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। आई बात समझ में। तो जैसे खुला क्षेत्र है तो खुले क्षेत्र में आप देखिएगा कि वृक्ष का जो तना है, ठीक है, वो बेस की तरफ बहुत ज्यादा उसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। इसका कारण वही है कि जो क्राउन है उस पर जो वायु का जो दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से वो बेंडिंग होती है, उसको झेलने के लिए वो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, वो सेल्फ से क्या हो जाता है, अनुकूलन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझिएगा। ओके, तो ये कहा जाए, ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है, कि जो विंड जो प्रेशर है जो इस क्राउन पे पड़ रहा है ना, तो क्राउन जितना कम होगा, याद रखिए, जितना लेजर क्राउन होगा, जितना क्राउन कम होगा उतना ही विंड प्रेशर उस पर कम आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, और जितना क्राउन ज्यादा होगा तो उतना ही वायु का दबाव भी उस पर ज्यादा होगा, उतना ही उस पर बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, और बेंडिंग स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा तो उतना ही समझ लीजिए कि उसको झेलने के लिए जो वृक्ष का जो बेस है वो उसका व्यास भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक। ओके, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ये वृक्ष की मात्रा का मापन यहाँ पर समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि जो ट्री फॉर्म है ना, ये अलग अलग वृक्ष की जाति प्रजाति के लिए अलग अलग ट्री फॉर्म होता है, ठीक है। या टेपर का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, एक ही वृक्ष में यदि अलग अलग आयु में देखेंगे तो भी जो व्यास है उसमें वेरिएशन आते ही रहता है, अलग अलग टेपर फॉर्म आपको मिलता ही रहेगा। क्लियर है। ओके, तो उसकी जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, जो आयु है, एज है, जो स्पीसीज है, यानी कि अलग अलग जाति प्रजाति है, उसके आधार पे अलग अलग वृक्ष में अलग अलग आपको टेपर फॉर्म मिलेंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन मेनली आपको याद रखना है, यदि आकार याद रखना है ट्री फॉर्म, तो 3 चीजें याद रखिएगा, नेलॉइड, पैराबोलाइड और कोन। ठीक है, शंकु, ठोस, अनुवृत्त और ये नेलॉइड फॉर्म। ठीक है, इसका हिंदी मेरे को नहीं मिल पाया, यदि आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेलॉइड फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ूं, इसको नोट कर लो। अब देखें, वन क्षेत्र मिति में 3 इंपॉर्टेंट तालिका, एक टेबल हम लोग तैयार करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखें, एक होता है मात्रा तालिका या आयतन तालिका, वॉल्यूम टेबल। दूसरा होता है उपज तालिका, ठीक है, यील्ड टेबल, कितना उत्पादन हुआ, उपज हुआ उसके हिसाब से। और एक होता है क्या, स्टैंड तालिका, यानी कि जो आपका जो वृक्ष का जो मेन हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, स्टंप वाले हिस्से को छोड़ करके, है ना, ये जो स्टैंड है, ठीक है, इसके लिए एक तालिका हम लोग तैयार करते हैं, स्टैंड तालिका उसको कहा जाता है। तो 3 चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो वॉल्यूम तालिका यानी कि आयतन तालिका क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसके एक या एक से अधिक आयामों को, उसके डायमेंशंस को ले करके हम एक तालिका तैयार करते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसको हम लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग किसके लिए करते हैं, तो किसी वृक्ष के औसत जितनी भी सामग्री है, औसत जितने भी कंटेंट है उसके डेटा,
या किसी लॉग का पूरा डेटा, या फिर जो आरा लकड़ी होता है सॉन टिम्बर, ठीक है, उन तीनों के जितने भी एक से अधिक डायमेंशंस हैं उसको लेकर के हम एक टेबल तैयार करते हैं, उसको कहा जाता है वॉल्यूम टेबल, जो कि अलग अलग जाति के वृक्षों के लिए अलग अलग वॉल्यूम टेबल तैयार किया जाता है। ठीक है, मेनली यदि कहा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वॉल्यूम टेबल में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को, कौन कौन से चर राशियों को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, तो याद रखिएगा 3 चीज़ें होती हैं। हम वृक्ष के व्यास, उसकी ऊंचाई और उसका जो टेपर फॉर्म है ना, इन तीनों को हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं और इन 3 डायमेंशंस के हिसाब से हम लोग वॉल्यूम टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे तीनों को लिया जाए, केवल एक से भी हो सकता है, केवल 2 से भी हो सकता है, और तीनों ले लेते हैं तो वो एक बेस्ट वॉल्यूम टेबल हमको देता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए वर्गीकरण देखते हैं वॉल्यूम टेबल का, तो 3 प्रकार से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, एक तो जितने भी चर हैं, जितने भी राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं, उसके अनुसार इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। उपयोगिता यानी कि ऑन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, और एक आपका प्रोडक्शन या आउटटर्न जो होता है उत्पादन, उसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल के हिसाब से बात की जाए तो यदि केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को लेकर के हम लोग वॉल्यूम टेबल तैयार कर रहे हैं, तो वो सिंगल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, एक चर वॉल्यूम टेबल। 2 वेरिएबल्स यानी कि जिसमें 2 चर राशियों को लेंगे, यानी कि हम इसमें एटलीस्ट 2 तो लेना ही है, यानी कि एक डायमीटर हो सकता है और एक हो सकता है हाइट। क्लियर है, और 3 वेरिएबल वाला जो है उसमें हम क्या करेंगे, तीनों को कंसीडर करेंगे, डायमीटर को, हाइट को और टेपर फॉर्म को। ठीक है, अब होता क्या है, देखो सिंगल वेरिएबल यानी कि डायमीटर, जो बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में यदि कोई वृक्ष है, यदि उसका हम लोगों को वॉल्यूम टेबल तैयार करना है उसके लिए, तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में या कम एरिया में जो होता है उसके लिए एक वेरिएबल से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन यदि ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा एरिया है तो वहाँ पर क्या रहेगा कि आपको एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, डायमीटर और हाइट, इनको लेकर के आपको वॉल्यूम टेबल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं तीसरी चीज यदि बात की जाए 3 वेरिएबल की, तो 3 वेरिएबल जो है डायमीटर, हाइट और टेपर फॉर्म है, तीनों को लेकर के वॉल्यूम टेबल हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर बात, जितने ज़्यादा वेरिएबल लोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा सबको मेजरमेंट करने में, उसका वॉल्यूम टेबल तैयार करने में। ठीक है, लेकिन ये 3 प्रकार होते हैं। अब बात करें ऑन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए जनरल वॉल्यूम टेबल, रीजनल वॉल्यूम टेबल और लोकल वॉल्यूम टेबल, ये 3 प्रकार से ऑन द, यानी कि उपयोगिता या जो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। जनरल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी टिम्बर हैं, जितने भी वृक्ष हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी वृक्ष हैं, यदि उसका हम लोग वॉल्यूम टेबल तैयार कर रहे हैं तो सामान्य आयतन तालिका वो कहलाएगा जनरल। ठीक है, रीजनल क्या होता है, वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर किसी एक अलग अलग क्षेत्र का, यदि उसमें जो क्षेत्र में वृक्ष है या टिम्बर है उसका हम लोग वॉल्यूम टेबल तैयार कर रहे हैं तो वो रीजनल यानी कि क्षेत्रीय आयतन तालिका कहलाएगा। ठीक, और लोकल या स्थानीय आयतन तालिका क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो होता है, उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में यदि हम वॉल्यूम टेबल तैयार कर रहे हैं तो वो लोकल या स्थानीय आयतन तालिका कहलाएगा। क्लियर है, फिर आता है आउटटर्न यानी कि उत्पादन के आधार पे कि कितना हमको आउटकम मिल रहा है, आउटटर्न मिल रहा है उस टिम्बर से, उस वृक्ष से। तो एक तो यदि स्टैंडर्ड टिम्बर हमको चाहिए तो उसके लिए मानक तालिका होती है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल हम तैयार करते हैं। जितने भी मानक लकड़ियां होती हैं, मानक लकड़ियां बोलने से जो गोल लकड़ियां होती हैं, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म साइज या शेप का जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मानक तालिका हम तैयार करते हैं। वाणिज्यिक तालिका क्या होती है, तो वाणिज्यिक तालिका में क्या रहेगा, देखो 2 चीजें होती है। मानक तालिका जैसे है ना, तो स्टैंडर्ड में या मानक तालिका में आपका क्या रहेगा कि जो राउंड टिम्बर है, ठीक, गोल लकड़ी, ओके, प्लस उसमें स्टंप जो है वो भी शामिल रहेगा, ठीक है, इंक्लूडेड रहेगा, वो मानक तालिका है। वाणिज्यिक तालिका में क्या है, अब देखो स्टंप तो कोई काम का है नहीं ना,
ठीक है। ये इसको कोई खरीदेगा बेचेगा क्या, वो कोई काम का है क्या, नहीं है। स्टम्प को आप अलग कर दीजिए। अब ये केवल जो राउंड टिम्बर है, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए या अलग अलग उसकी उपयोगिता ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो केवल और केवल राउंड टिम्बर को लेकर के जब आप क्या करते हो, वॉल्यूम टेबल तैयार करते हो, तो वो आपका वाणिज्यिक तालिका कहलाता है, कमर्शियल वॉल्यूम टेबल कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आरा लकड़ी उत्पादन, ठीक है, जो सॉन टिम्बर होता है ना, जो आरा लकड़ी के लिए आप इस्तेमाल करते हो, यही केवल उसके लिए यदि हम लोग तैयार कर रहे हैं वॉल्यूम टेबल, तो वो आरा लकड़ी उत्पादन या सॉन आउटन टेबल वॉल्यूम टेबल कहलाएगा, ठीक है। चौथा आता है वर्गीकरण तालिका, ठीक है, अलग अलग उपयोगिता के आधार पे उसका अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आरा लकड़ी में क्या रहेगा कि बेस, ठीक है, और बेस से कुछ ऊपर तक का जो सेगमेंट रहेगा, केवल वही चीज हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। वर्गीकरण तालिका में क्या रहेगा कि जो कम व्यास वाला हिस्सा है, ठीक है, थीन जो बोलना चाहिए थीन डायमीटर वाला जो एंड है, ठीक है, जो छोर है, जो अंतिम जो हिस्सा है, ठीक है, वहां तक ये पूरा लेते हैं तो वर्गीकरण तालिका कहलाता है। ये असॉर्टमेंट टेबल है, ठीक है। जो पतले पतले डायमीटर्स वाले जो टहनियां होती हैं, ठीक है, ये सब का भी अपन क्या करते हैं, इसमें वर्गीकरण तालिका में एक टेबल तैयार करते हैं। उसके डायमीटर, उसके हाइट, उसके बोलना चाहिए कि जो टेपर फॉर्म है, इस सब को उसमें कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो वो वर्गीकरण तालिका या असॉर्टमेंट टेबल कहलाता है, ठीक है। तो ये चार आपने देखा किसमें, उत्पादन या आउटटर्न के आधार पे, मेनली ये तीन उसके अलग अलग क्या है, इसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम टेबल हो गया, ठीक है। देखो ये सब जो हम लोग टेबल तैयार कर रहे हैं ना, ये टेबल जो है वो मुख्य रूप से एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, ये काम आता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट एक डेटा रहेगा, ओके। जब तक वो ट्री है तब तक का पूरा डेटा है आपके पास, उसका ग्रोथ रेट है, हर चीज़ है उसकी, ठीक है। फिर आपने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के आधार पे आपने अलग अलग टेबल तैयार कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे खरीदी बिक्री करनी है ना, आगे चल के उस लकड़ी का जो उपज है उसके उत्पादन से हम लोग को कमाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल डेटा हमारे पास रहेगा। तो जो एनालिसिस हम करते हैं कि पर्टिकुलर जैसे कि कोई लकड़ी है वो जलाऊ लकड़ी है, तो जलाऊ लकड़ी कितने में बिकना चाहिए, ठीक है, उसका अगर हमको कॉस्ट एनालिसिस करना है, ठीक है, या ये कहें कि ये जो डेटा है वो हमारे ये भी काम आएगा कि पास्ट का ग्रोथ रेट कितना था और आगे चल के हमको ग्रोथ रेट कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अलग अलग जितने भी वन संवर्धन के लिए, वृक्ष संवर्धन के लिए जो भी प्रणाली है वो सबको लागू करना, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं वॉल्यूम टेबल, यील्ड टेबल और स्टैंड टेबल के अनुसार। आई बात समझ में, ठीक है। तो हालांकि हमको वो सारी चीज़ें नहीं देखनी है, केवल ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो पूछा जाता है वही है सामने यहाँ पे लिखा हुआ है और वही आपको याद करना है। क्लियर है, ठीक। कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, वो सबसे मतलब नहीं है, ओके। जब आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ओके, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे देखो आपका क्या यील्ड टेबल देखते हैं, है ना, उपज तालिका। यील्ड टेबल में क्या होगा, कंप्लीटली जो उपज है ना, उसकी हम लोग जानकारी उस टेबल में सारणीबद्ध करेंगे, ओके। अब एक टेबुलर फॉर्म में एक स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं जो मेनली याद रखिए कि पर यूनिट एरिया पर, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वो पूरी आंकड़ा जो पूरी जो गणना की जाती है वो जो है डिपेंड करता है, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। और उस प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने भी आवश्यक डेटा है, आवश्यक आंकड़े हैं रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली स्टॉक्ड, ठीक है, जितना भी हमारे पास फुल्ली स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसके डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर जो नियमित रूप से जो थिन्ड यानी कि कटाई किए हुए जितने भी इवन एज्ड जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, ये इवन एज्ड क्रॉप का अलग अलग टाइम इंटरवल पर, जिसमें उस पूरे क्रॉप का एक पर्टिकुलर एक लार्जर पार्ट ऑफ, ग्रेटर पार्ट ऑफ जो लाइफ है उसको कवर किया गया है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर उसके जो पूरे जीवन है उस क्रॉप का, ठीक है, उसका जो पूरा लाइफ है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपको जितने भी एसेंशियल या आवश्यक आंकड़े हैं उसको हम जब सारणीबद्ध करते हैं, जो कि डिपेंड करता है किस पर, जो स्टॉक है हमारे पास, जो उपज हम ले रहे हैं उस पर, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उपज तालिका या यील्ड टेबल हम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आंकड़े हम लोग समाहित करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो पहली बात तो ये कि दो डेटा रहेंगे, एक तो प्राइमरी डेटा रहेगा और दूसरा आपका जो सेकेंडरी डेटा है वो रहेगा।
प्राथमिक रूप से जो आंकड़े होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि मुख्य उपज की कितनी मात्रा है वो हम देखते हैं। फिर जो थिनिंग यील्ड है यानी कि कटे हुए भाग के जो उपज की जो मात्रा है वो हम लोग देखते हैं। फाइनल यील्ड कितना हुआ, उसमें से संचित उपज कितना है, ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेटेड जो फॉर्म है यील्ड है वो कितना है, ये हम लोग डेटा पहले हम लोग इसको टेबल तैयार करते हैं, वो यील्ड टेबल कहलाएगा। द्वितीयक आंकड़ा जो होता है इस यील्ड टेबल को तैयार करने के लिए उसमें हम लोग उसके डायमेंशंस को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो उपज का जो एवरेज डायमीटर है क्रॉप का यील्ड का वो हम लोग देखेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, नंबर ऑफ स्टेम्स हम लोग देखेंगे पर यूनिट एरिया पे कितना है, और जो क्रॉप का जो बेसल एरिया है, ठीक है, आधार क्षेत्र है, वो आंकड़ा हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं सेकेंडरी डेटा में। क्लियर है? ओके। तो ये हो गई बात किसके बारे में, यील्ड टेबल के बारे में। एक तो ये कि यील्ड टेबल रिलेट्स टू द फॉलोइंग डेटा, ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से क्या शामिल है क्या नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये जो जितना पॉइंट यहाँ पे लिखा है उसको याद रखिएगा। दूसरा ये जो डेफिनेशन है यानी कि इस टेबल में हम लोग टेबल को हम लोग किस तरीके से तैयार करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, है ना, उसको लेकर के डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुख्य रूप से एक, ये दो और ये तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर स्टैंड टेबल। स्टैंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वृक्ष का जो तने का जो मेन हिस्सा होता है, जो मुख्य रूप से कहा जाए तो बेस से ऊपर जहां तक उसका एक यूनिफॉर्म साइज होता है, उस पर्टिकुलर आप लोग जो स्टेम का जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टैंड होता है वो स्टैंड टेबल में हम लोग मेनली क्या करते हैं, एक टेबल हम लोग तैयार करते हैं जो कि जो उस तने का जो वितरण है वो बताता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमीटर। व्यास के आधार पर या व्यास के अलग अलग जो क्लासेस हैं, वर्ग है, उसके आधार पर तने का वितरण देखना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैंड टेबल बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें स्टैंड टेबल में केवल यही याद रखिएगा कि इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेम्स यानी कि तने के वितरण को व्यास के अलग अलग वर्ग के आधार पर तैयार करते हैं एक टेबल, इसको स्टैंड टेबल कहा जाता है। ठीक है, बात इतनी। तो ये मेंसुरेशन में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इतना ही याद रखिएगा। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग डायमीटर, परिधि वगैरह मेजर करते हैं और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, क्या क्या मेथड यूज होता है, वहां से इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा रिमोट सेंसिंग। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए अगला लेक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, इसको आप नोट कर लीजिए।